नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश डिबेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। आज के अहम मुद्दे की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। निवेश बदलेगा परिवेश, क्योंकि पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार निवेश की दिशा में काफी काम कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प में सहयोग के लिए हर स्तर पर काम कर रही है। विकास के मापदंड में रोजगार के साथ उद्योगों और घरेलू जरूरतों के लिए बिजली पाने के साथ प्रत्येक वो कदम उठा रही है जो आम लोगों के लिए जरूरत का हो। शासन ने निवेश प्रोत्साहन को प्राथमिकता देते हुए वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया है। जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव स्थानीय उद्योगों की समस्याओं का समाधान करके उन्हें प्रोत्साहित करते हुए प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था की उन्नति में उनकी उद्यमशीलता के योगदान को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। इस कॉन्क्लेव से जबलपुर संभाग और आसपास के जिलों की औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। जबलपुर में 1500 से ज्यादा निवेशकों की भागीदारी हो रही है। आयोजन में बायर सेलर मीट भी रखी गई है, जिसमें 1000 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भागीदारी सहमति दी है। इसमें ब्रिटेन, कोस्टारिका, फिजी, ताइवान और मलेशिया का प्रतिनिधिमंडल भी भाग लेने वाला है और कृषि एवं रक्षा क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होनी है। कॉन्क्लेव में लगभग 70 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास होंगे। प्रदेश में सागर, ग्वालियर, रीवा में भी रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव आयोजित की जाएगी। प्रदेश में औद्योगिक निवेश की गति को और तेज करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की श्रृंखलाएं आयोजित करने की शुरुआत हो गई है। इसके बाद सितंबर में ग्वालियर और अक्टूबर में रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव प्रस्तावित है। इसी दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के बाहर तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 25 जुलाई को, कर्नाटक के बेंगलुरु में, अगस्त में दिल्ली में और सितंबर और इंदौर में यहां पर सितंबर में ही प्रस्तावित है। रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के बाद 7 और 8 फरवरी 2025 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रदेश की नई निर्यात नीति की घोषणा होगी और निवेश बढ़ाने के लिए नए निवेशकों के साथ नई उद्योग नीति में किए गए प्रावधानों को साझा किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के आयोजन पर अब सवाल खड़े कर रही है। आइए सुनते हैं इस बारे में नेताओं की प्रतिक्रिया। लगातार उद्योग निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक के बाद एक हम नए कदम उठाने जा रहे हैं। बीते समय उज्जैन में 1-2 मार्च को इन्वेस्टर की मीट की थी, जिसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लगभग 75,000 करोड़ से ज़्यादा बढ़कर के कई सारे प्रस्ताव आए और इसी प्रकार से कल 20 जुलाई को इन्वेस्टर समिट करने वाले हैं, जिसमें देश भर के अलग अलग निवेशक, औद्योगिक घराने, हमारे प्रदेश के अंदर के उद्योग व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने वाले अलग अलग क्षेत्र के बड़ी संख्या में नए प्रस्ताव आने की संभावना है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के संसाधन के बलबूते पर खास करके कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, हेल्थ, इंडस्ट्री की तीनों प्रकार है, लघु उद्योग, हेवी उद्योग या मध्यम श्रेणी से नीचे वाले कुटीर उद्योग, सभी प्रकार के उद्योगों से जुड़ करके ही प्रदेश की प्रगति की जा सकती है। इसी थीम पर लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा लगातार उद्योगपतियों के लिए ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं ताकि प्रदेश इन्वेस्टमेंट का हब बन सके और मध्य प्रदेश के नौजवानों के लिए नए रोजगार सृजित हो सकें। जिस तरह से उज्जैन में इन्वेस्टर मीट हुई उसके बहुत अच्छे परिणाम आए। अब संभागीय स्तर पर इन्वेस्टर मीट हो रही है। इसी सिलसिले में कल 20 जुलाई को जबलपुर में इन्वेस्टर मीट हो रही है, जिसमें देश प्रदेश यहाँ तक कि कुछ बाहर से विदेशों से भी डेलीगेट्स आएंगे। देखिए, सरकार ने तो पिछले 20 सालों से कह रही है कि इसमें निवेश बढ़ेगा, परंतु हमने तो आज तक नहीं देखा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने कोई निवेश स्थापित किया हो, कोई उद्योगपति मध्य प्रदेश आए हों और उन्होंने रोजगार को बढ़ावा दिया हो। 20 साल से इन्वेस्टर समिट हो रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया उसमें खर्च हो रहा है, परंतु रोजगार के नाम पर और रोजगार स्थापित करने के नाम पर 0/0 है। क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर लाखों करोड़ों की जमीन तो इन्वेस्टर्स को दी जाती है, परंतु वहां पर इन्वेस्ट नहीं होता है। केवल करोड़ों की जमीन रुपयों के भाव में लेकर इन्वेस्टर यहां से चले जाते हैं।
तो चलिए इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गुलरेज शेख जुड़ रहे हैं, आनंद जैन जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम तीनों का बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। पहला सवाल गुलरेज शेख जी आपके लिए है। अब अच्छे काम कर रही है मध्य प्रदेश सरकार, कह रही है कि रोजगार के सृजन की दिशा के लिए ये सभी प्रयास किए जा रहे हैं। अच्छी बात है कि इन्वेस्टर समिट का विस्तार भी किया जा रहा है और रोजगार सृजन की बात भी कही जा रही है, लेकिन कांग्रेस इसमें सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जमीनी स्तर पर तस्वीर बदलती हुई नजर नहीं आ रही है। सवाल यही है कि निवेश क्या वाकई परिवेश बदलने में कामयाब होगा? डेफिनेटली निवेश आता है तो सारी चीजें बदलती हैं और लोगों के जो जीवन है उसमें भी स्तर में भी परिवर्तन होता है, प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है और आसपास के लोगों को रोजगार सृजन होता है उनका। और अगर प्रदेश की भी बात करें तो प्रदेश का रेवेन्यू में भी इंक्रीज होता है और प्रदेश भी चमकता है उससे। और हमने देखा है कि किस प्रकार से जब जैसे रीजनल इन्वेस्टमेंट मीट हमारे उज्जैन में हुई थी, मैं उज्जैन का ही बाशिंदा हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, और जिस प्रकार से मेडिकल डिवाइस का पार्क बन रहा है और वो एक आकार लेता हुआ हमको नजर आ रहा है, उसके बाद से चाहे प्रॉपर्टी की वैल्यू में इंक्रीज हुआ हो, चाहे उसके बाद से बाहर के जो लोग आते हैं, जो कंपनी वाले आते हैं, वो होटलों में रहते हैं और उसमें भी खर्चा करते हैं, लोगों में भी एक उत्साह बढ़ता है। और उसके साथ में जो एंसिलरी इंडस्ट्री डेवलप होती है वो हम अपने आंखों से उस नजारे को देख रहे हैं। वही रचना हम जबलपुर भी लेकर जा रहे हैं। हमने शुरुआत इंदौर से की, उज्जैन में भी किया है, पहले इंदौर में करते रहे, उससे इंदौर को काफी लाभ मिला। आप देखिए, मैं तो ये कहता हूँ आप फ्लाइट्स को देखिए, जो सुबह की फ्लाइट्स आती है दिल्ली से और विशेषकर मुंबई से आती हैं, उन फ्लाइट्स में कितने सारे विदेशी भी रहते हैं। आप उनसे पूछिए क्यों आ रहे हैं तो आपको बताएंगे कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं, वो इंडस्ट्री के लिए आ रहे हैं। अब यही चीज जबलपुर में होने वाली है, यही चीज सागर में होने वाली है, यही चीज ग्वालियर में होने वाली है। वो ग्वालियर के लिए तो बड़ा टनल विजन हम रख रहे हैं जिसको बीहड़ कहा करते थे, उन बीहड़ों में भी हम व्यापार लाएंगे, उससे वो बीहड़ का भी प्रोग्रेस होगा, वहां के लोगों को भी रोजगार मिलेगा, प्रॉपर्टी की भी वैल्यूएशन बढ़ती है। तो मोहन जी एक टनल विजन के साथ काम कर रहे हैं, प्रदेश को बहुत फायदा मिलना है इसका। बिल्कुल, प्रदेश को बहुत फायदा मिलेगा ऐसा कहना है बीजेपी का। आनंद जी आपसे सवाल है, किस बिना पर आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मात्र कागजी घोड़े दौड़ा रही है? जैसे जीतू पटवारी ने भी कई गंभीर सवाल उठाए हैं, कांग्रेस की क्या कुछ राय है इस पर? देखिए, पिछले 20 सालों से बीजेपी की सरकार है। इस तरह की कई इन्वेस्टर मीट शिवराज सिंह जी ने भी की और अभी मोहन यादव जी भी कर रहे हैं। मुझे ये सिर्फ इतना जवाब दे दे कि 20 साल में बेरोजगारी दर कम हुई क्या प्रदेश में, कितना इन्वेस्टमेंट आया और कितना रेवेन्यू बढ़ा। इसमें इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि इसमें सिर्फ प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते हैं जो कॉलोनाइजरों को, प्राइवेट सेक्टर के लोगों को फायदा देते हैं इस मार्केटिंग से। बाकी जितनी भी ये बता रहे हैं 800 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़, अगर ये पिछले 20 सालों में हुआ होता तो आज प्रदेश की स्थिति बदल गई होती। आज प्रदेश की स्थिति वही खड़ी है, न रेवेन्यू है न रोजगार है धरातल पे। अब आप करते रहिए इन्वेस्टर मीट, पिछले 20 साल से कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है? तो हमारा यही प्रश्न है कि 20 साल में कितना इन्वेस्टमेंट आया और अभी इस इन्वेस्टमेंट मीट में सहमति दी गई है, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई पैसे नहीं आ गए आपके पास, तो इसलिए आप अपनी पीठ बिना काम के मत थपथपाइए। ये आप एक सिर्फ अपनी पब्लिसिटी, सरकार की पब्लिसिटी, अपने आप को प्रूव करने के लिए ये कर रहे हैं कि हमारी सरकार कुछ कर रही है। पर पिछले 20 सालों में इंडस्ट्रीज की हालत, इन्वेस्टमेंट की हालत, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, इंदौर में रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छे से करीब से मालूम है कि इंटरनल इंडस्ट्रीज की स्थिति, फाइनेंस की स्थिति और बेरोजगारी की स्थिति क्या है देश में और प्रदेश में। तो आप इनसे ये पूछिए कि ये तो पिछले 20 सालों से कर रहे हैं, अभी कितना परसेंट इनने एग्रीमेंट किया है, इसका जवाब दे पहले तो। ठीक है, एग्रीमेंट हुआ है कि सहमति दी है? जवाब ले लेते हैं आनंद जी। गुलरेज जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं और सवाल भी आपने सुन लिए होंगे, बताइए। मैंने सुनी मुस्कान भाई साहब की बात। जहां तक बात है 20 साल में जो 11.5
1000 रुपए केवल प्रति व्यक्ति आई थी मध्य प्रदेश की, वो 2.25 लाख तक पहुंची है। उसमें कृषि में हमने जो विकास किया, हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया, जिस प्रकार से हम इंडस्ट्री लेकर आए, उसका बहुत बड़ा योगदान है। और मैं तो एक ही बात पूछूंगा इनसे कि यदि हमारे 20 साल में किए हुए कामों से सहमत नहीं है कांग्रेस पार्टी, तो फिर जो कमलनाथ की सरकार थी, क्या कमलनाथ मूर्ख थे या कॉपीकैट थे कि उन्होंने भी वो हमारे ही पदचिन्हों पर चलते हुए इन्वेस्टमेंट की, इसीलिए की ना उन्होंने भी, क्योंकि उसका फायदा मिल रहा था मध्य प्रदेश को। कोई भी हो सीएम, वो कमलनाथ हो या शिवराज जी हो या मोहन यादव जी हो, चाहते तो यही है ना कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आए। तो कमलनाथ ने भी सेम टू सेम हमारा क्यों कॉपी किया? क्या वो कॉपीकैट थे? क्या वो केवल कॉपी कर रहे थे हमारा, या वो मूर्ख थे? ये आप बताने का कृपा करें। और तीसरी चीज, ये जो कागज के घोड़े की बात कर रहे हैं ये लोग कि कागज के घोड़े दौड़ाना, कागजी बातें होती हैं, ये तो कागजी जिनकी पार्टी है, जिनकी पार्टी का कार्यकर्ता कागजी है, जिसका अध्यक्ष कागजी बन चुका है, वो क्या बात करेंगे? इनको आता नहीं है प्रदेश चलाना। हम प्रदेश चलाना जानते हैं, विकास करना जानते हैं, लोगों के जीवन का स्तर बढ़ाना जानते हैं। और जब प्रॉपर्टी की जो बात कर रहे हैं ये कि कॉलोनी आती है साहब, तो कॉलोनी आती है तो मकान बनते हैं, मकान बनते हैं तो सीमेंट इंडस्ट्री चलती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है, लेबर से लेके हार्डवेयर वाला, हार्डवेयर से लेकर सरिये वाला, सरिये से लेकर जो सीमेंट की दुकान वाला और ईंट के भट्टे वाला सब कमाते हैं। हाँ, लेकिन जो जीतू पटवारी का जैसे मैं जिक्र कर रही थी कि सवाल उन्होंने उठाए हैं, इसमें उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सवाल उठाए हैं कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो लोगों को नहीं मिल रही है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उन्होंने उठाया है, और ये भी मुद्दा उठाया है कि देखिए अग्रीमेंट मतलब सहमति तो होती नहीं है, जो जमीनी स्तर पर है इसका लाभ मिलता नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वो भी लगातार सामने आ रहे हैं। बेरोजगार क्यों मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं, इसका जवाब भी जानना चाहती है कांग्रेस पार्टी। कुछ समय पहले इंडी गठबंधन के एक प्रमुख घटक जो हैं उद्धव ठाकरे साहब से जब पूछा गया था कि बजट के विषय में आप क्या कहेंगे केंद्र सरकार का, तो वो क्या कहे था, बजट के विषय में क्या कहना है, यदि अपनी सरकार का बजट आता है तो बहुत अच्छा है और दूसरे का आता है तो उसमें खराबियां हैं। तो बस यही बातें हैं। कांग्रेस पार्टी को हर जगह मीन मेक निकालनी है, हर जगह खराबियां निकालनी है, तो विरोध करने के नाम पे विरोध है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप दीजिए ना, बेरोजगारी दर कम हुई है ज्यादा हुई है, आप जवाब दीजिए, वो आंकड़े तो बताएं आप। वो तो बता गिरी है, बेरोजगारी दर भाई साहब गिरी है, इन्वेस्टमेंट आया है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, कॉलेजेस बने हैं, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं मध्य प्रदेश में, जो कभी दक्षिण भारत जाके पढ़ते थे। मैं स्वयं उसका जीता जागता उदाहरण, कर्नाटक जाके मुझे डॉक्टरी करना पड़ी थी क्योंकि दिग्विजय सिंह जी का कालखंड था। उस कालखंड में मेडिकल और डेंटल मिला के कुल यहाँ 7 कॉलेजेस थे, आज जो 58 से ज्यादा हो गए हैं। तो ये हमने करके दिखाया है। मध्य प्रदेश की स्टेट जीडीपी कितनी हुआ करती थी, 90,000 करोड़, आज कितनी है, 13.25 लाख करोड़। तो ये 90,000 से का 13.25 लाख करोड़ पर हम ले गए हैं। तो बिना इंडस्ट्री के संभव नहीं है। प्रोडक्शन हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग हुई है, कृषि में भी हमने काफी काम किया है, उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग कृषि का जो होती है वो भी बढ़ी है। तो ये तो दर्शाता, ये फिगर दर्शाते हैं, ये मेरे फिगर नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक के फिगर है। ठीक है आनंद जी, आपका जवाब चाहेंगे। उन्होंने सवाल ये भी उठाए हैं कि कमलनाथ सरकार जब थी तब भी इंडस्ट्रियल समिट का आयोजन हुआ था। अगर आपको दिक्कत है इंडस्ट्रियल समिट के आयोजन से, तो कांग्रेस पार्टी ने तब क्यों इसका आयोजन किया? अब इसमें क्या दिक्कत हो गई है आप लोगों को? आयोजन से दिक्कत नहीं है, आयोजन को आप कितना % कन्वर्ट करते हैं, आप कन्वर्ट कर पाए क्या? आपने बेरोजगारी दम करी क्या? रेवेन्यू आपने इनकम तो बता दी, आप प्रति व्यक्ति कर्जा भी तो बताइए प्रदेश में। अब वो नहीं बताएंगे आप। टैक्स कलेक्शन कितना बड़ा है वो नहीं बताएंगे, महंगाई कितनी बड़ी वो नहीं बताएंगे। 7 कॉलेजेस अगर कांग्रेस सरकार के टाइम में थे तो हजारों डॉक्टर्स वहां से निकलते थे। आपके राज में तो हर तीसरे में पेपर लीक हो रहा है, नीट में पेपर लीक हो रहा है। आज सरकारी स्कूल बंद पड़े हैं। सरकारी स्कूलों की हालत ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे प्रिंसिपल दूसरा आदमी रख के स्कूलें चलाता है। तो आप कहाँ की बात कर रहे हैं? अभी इंदौर जैसे शहर में ये स्थिति है कि वहां पे स्कूल के दीवारें नहीं है, छतें नहीं है। आप किस एजुकेशन की बात कर रहे हैं? आज इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बड़ा होता तो बेरोजगारी दर कम होती। इंदौर में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है बाहर के लोग जो आते हैं। अगर आपके पास पैसा था और आप कर्नाटक जाके पढ़े तो इसमें कांग्रेस का क्या दोष है? दुनिया में हर आदमी जाता है अपनी सुविधा से। पर आपने बेसिक, हमारे जीतू पटवारी जी का बेसिक सवाल है,
क्या भाई साहब बेरोजगारी कॉलेज कम में करी? भी थे और क्या आपने कर्नाटक में भी शुद्ध पानी सीईटी दिया? सीईटी क्या के थ्रू आपने किया था महंगाई मैं। कम करी? अगर उस अगर वो समय जो नहीं किए तो पीएमटी की आपकी एग्जाम हुआ सरकार करती फेल है। थी, अगर सीईटी आपकी की सीटें सरकार यहाँ फेल है। होती तो मैं और उसमें भी पास हो प्रॉपर्टी का तो जाता। आपका कार्टेल है, प्रॉपर्टियों भाई के साहब साथ, तो इसमें प्रॉपर्टी भी वालों के प्रतियोगी साथ एग्जाम कि तो आप तू ही पब्लिक करता था सिटी कर्नाटक में करके भी, लेकिन कर्नाटक में इंदौर में भी ये प्रतियोगी एग्जाम में देखिए, आप उसकी ज्यादा पब्लिक हुआ सिटी करती थी। करके क्यों हुआ आप करती थी? आप कॉलेजेस थे, उसको यहाँ कॉलेज ही अपने नहीं थे तो लाइसेंस पीएमटी में सीट दिखाते ही हैं नहीं होती जमीनों थी। की, ये आपने और करके दिया ठेकेदारों था को, अपने कुछ कॉलोनाइजरों को मारे। फायदा आज देते के हैं। समय ऐसी स्थिति नहीं बची है कि बच्चों को बाहर जाना पड़ता हो। आपके समय ये स्थिति हुआ करती थी कि नहीं आनंद जी, कि 9 घंटे ये इंदौर देखिए शहर कि में आप बत्ती नहीं वर्तमान रहती थी, की बात बत्ती कीजिए, आप गुल थी, पुरानी बात पूरा मत कीजिए, आप प्रदेश वर्तमान की मोमबत्ती बात में होता कीजिए। था और मिस्टर आप भट्टाचार्य दोनों को की मैं बत्ती रोकना को चाहूंगी, लेकर एक एक कर अगर बात करेंगे तो जनता तक ठीक तरीके से बात पहुंचेगी। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं रमेश शर्मा जी। रमेश जी, दोनों की बात आपने सुनी होगी। बीजेपी कह रही है कि हम लगातार निवेश की दिशा में भी काम कर रहे हैं, रोजगार के सृजन में अब काम किए जा रहे हैं। तो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि 20 साल से आपकी सरकार है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो निवेश की दिशा में काम किए जा रहे हैं, परिवेश बदलने में सफल नजर आते हैं आपको? देखिए, मोटे तौर पर मेरा नंबर आपने लगा दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं तो सोच रहा था कि मेरा नंबर ही आप नहीं लगाएंगे, भाजपा कांग्रेस में उलझी रहेंगी। मोटे तौर पर निवेश, जैसे कभी आपने हॉकी खेली है क्या? हॉकी, उसमें पाले बदल जाते हैं, आधी टीम इस पाले में खेलती है, फिर आधी टीम दूसरी तरफ बदल जाती है। तो निवेश में भाजपा और कांग्रेस इसी तरह खेलती है। पहले बीच में जब भाजपा विपक्ष में थी, कांग्रेस सरकार में थी, तो वो इन्वेस्टर्स मीट आरोप लगाती थी, तो भाजपा यही आरोप लगाती थी। अब भाजपा इन्वेस्टर मीट सरकार में आके कर रही है, तो कांग्रेस यही आरोप लगाना है। तो कुल मिलाकर के प्रशंसा का और उसकी आलोचना का एक सेट प्रोफार्मा है, जो विपक्ष की और सत्ता पक्ष के टेबल पर रखा रहता है, तो दोनों पार्टियां वही बात कहती हैं। एक बात तो दोनों पार्टियों की बात हुई। अब इन्वेस्टर मीट को देख लीजिए। मोटे तौर पर इन्वेस्टर्स मीट जो है वो सरकार के अच्छे निर्णय है। वो कोई भी सरकार हो, वो कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, वो निर्णय बहुत अच्छा है और ऐसी होना चाहिए। और इस सरकार की इसलिए अतिरिक्त प्रशंसा की जानी चाहिए कि इसने वो इन्वेस्टर्स मीट भोपाल या इंदौर में नहीं रखी, बल्कि इसको क्षेत्रीयता के आधार पर बांटी है। उज्जैन में भी हुई है, अब जबलपुर में हो रही है, ग्वालियर में भी होगी, रीवा में भी होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो कहीं ना कहीं रोजगार के लिए भागदौड़ रहती है कि रीवा का आदमी भोपाल आ गया, मुरैना का आदमी ग्वालियर आ गया, या नीमच का आदमी इंदौर आ गया, ये जो कहीं ना कहीं ये जो भागदौड़ है वो रुकेगी और स्थानीय जो छोटे नगर हैं उनमें विकास की नींव आएगी। इन्वेस्टर्स मीट का ये बहुत अच्छा सरकार का निर्णय है। ये बात सही है कि जितने एग्रीमेंट होते हैं या जितने सहमति पत्र बनते हैं उनके परिणाम पूरे नहीं आते, लेकिन फिर भी जो इंडस्ट्रियां खुली हैं, जैसे भोपाल के पास भगरौता एक क्षेत्र बना, 10 साल में मान करके चलिए कि 100 इंडस्ट्रियां खड़ी हो गई हैं। तो इंडस्ट्रियां खड़ी होती हैं और उससे विकास के अवसर मिलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ सरकार को एक काम और करना चाहिए। ये जो इन्वेस्टर्स मीट है, इस आधार पर जो आधुनिक उद्योग लग रहे हैं, प्रगति की दिशा में बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छा कदम है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर वो जो नारा था लोकल पर वोकल मोदी जी का, उस आधार पर गांव के स्तर पर, पंचायत के स्तर पर, अधिकतम जिला स्तर पर जो लोकल का उत्पाद है, मान लीजिए कहीं अगर तुअर ही पैदा होती है तो वहां पर वो तुअर की दाल ही बने। मान लीजिए कहीं पर चना अच्छा होता है, तो कहाँ पर कौन सी चीज अच्छी होती है? अगर मूंगफली का अच्छी होती है तो वहां पर मूंगफली तेल की छोटे यूनिट बने। तो वो जो स्थानीय यूनिट है उसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, तब इसमें संतुलन बनेगा। इन्वेस्टर्स मीट अच्छा निर्णय है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, इससे निश्चित रूप से विकास होगा। एक और बात कहना चाहूंगा मुस्कान, जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, बेरोजगारी की समस्या मेरी दृष्टि में ये समझ नहीं आता कि लोग सरकार से क्यों अपेक्षा करते हैं। बेरोजगारी की समाज का दृष्टिकोण जिस दिन बदल जाएगा उस दिन बेरोजगारी दूर हो जाएगी। चींटी से लेकर हाथी तक मनुष्य की संख्या 0.1% है, जितनी चींटी से लेकर हाथी तक संसार में प्राणी है। कितने पानी में रहते हैं, कितने आकाश में रहते हैं, हम जिस घर में रहते हैं कितने मक्खी मच्छर रहते हैं, वो सब अपनी रोटी का इंतजाम कर लेते हैं, अपने रहने के लिए जगह ढूंढ लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं, संतान पैदा करके उसको खाने कमाने लायक बना देते हैं। इन काम के लिए अगर इंसान को सरकार की जरूरत पड़े तो इसका मतलब आप चींटी से गए बीते हैं। तो समाज में आत्मनिर्भरता, स्वत्व का उसको बोध हो, स्वाभिमान की इच्छा हो और अपने पैरों पर खड़ा हो। नौकरी कहीं इंडस्ट्री या सरकार की तलाशने के बजाय वो इतना सक्षम बने कि दूसरों को नौकर रख सके। इन्वेस्टर्स मीट जो है कहीं ना कहीं इसी दिशा में कदम है
तो जो छोटे छोटे उद्योगपति बने, स्थानीय लोग रोजगार खोले, ये बहुत अच्छा कदम है। इसके साथ एक ट्रेनिंग प्रशिक्षण का भी एक कार्यक्रम चलना चाहिए। सरकार का ये निर्णय, मैंने तो उस समय भी प्रसन्नता व्यक्त की थी जब कमलनाथ जी ने आयोजित की थी। ठीक उसी प्रकार ये मीट भी हो रही है, ये भी अच्छी मीट है। इसका अधिक से अधिक हमको लाभ उठाना चाहिए। डायरेक्ट के अलावा इन्वेस्टर्स मीट के बाद जब इंडस्ट्री खुलती है तो इनडायरेक्ट रोजगार मिलते हैं। कितने लोग हैं जो मजदूर आते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, बिजली की फिटिंग करने के लिए, एसी सुधारने के लिए, कितने लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार मिलता है। मैं समझता हूँ इस तरह का औद्योगिकरण होना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए। उसके साथ लोकल फॉर वोकल वाला वो जो फार्मूला था उस पर भी काम होना चाहिए। जी रमेश जी, इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। जो आपने ये सवाल किया, अपने विचार इसमें रखे हैं। जैसे मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ही आंकड़े जारी हुए हैं जिसमें जो शिक्षित बेरोजगारों की संख्या है वो ग्रेजुएट से वो जो अशिक्षित लोग हैं उनसे काफी ज्यादा है। यानी कि अशिक्षित लोग रोजगार पाने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन ग्रेजुएट्स जैसे इंजीनियर हो गए, इंजीनियर्स की संख्या इसमें सबसे ज्यादा है जो कि बेरोजगार हैं। एमबीबीएस की संख्या भी इसमें शामिल है, जो एमए कर चुके हैं उनकी संख्या भी शामिल है जिन्हें रोजगार अभी तक नहीं मिला है। ये जो आंकड़े सामने आए हैं किस ओर इशारा करते हैं? ये जो आंकड़े आए हैं, इस आंकड़े को सबसे पहले तो हमको इसी पे विचार करना चाहिए कि एक व्यक्ति मान लीजिए कोई इंजीनियर बन गया है, एक व्यक्ति इसने कंप्यूटर पे मान लीजिए कोई टॉप की डिग्री ले ली है, उसके बाद भी अगर वो बेरोजगार है। ये जो शिक्षा की पद्धति है ये 1830 में अंग्रेजों ने स्कॉटिश कॉलेज कलकत्ता में खोला था। वहां से उन्होंने भारत के लोगों को मानसिक गुलाम बनाने का जो फार्मूला उस कॉलेज से खोला था, 200 साल उसके होने को आ गए। हमें अब उससे मुक्त होना होगा। और कितने माँ बाप कल्पना कर सकते हैं, आप भी परिवार से आती हैं, आनंद जी भी आते हैं, कुलरेज भी आते हैं, एक बच्चे को इंजीनियर बनाने में कितना पैसा खर्च हो जाता है। उतने पैसे में अगर उसको छोटा सा यूनिट डाल दिया जाए तो वो 2 कर्मचारी अपने यहाँ रख लेगा। आप पढ़ाई का जो सिस्टम अब हो गया है कि नर्सरी से लेकर के उसको ग्रेजुएट कराना, उसको डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, उसमें लाखों रुपया खर्च होता है। तो ये जो अंग्रेज हमको हमारे सिर पर रख गए हैं कि उनकी पढ़ाई उस हिसाब से करोगे तो आप एक काबिल आदमी बनोगे, बिल्कुल काबिल आदमी नहीं बनेंगे। ये जो शिक्षा आत्मनिर्भर बिल्कुल नहीं बनाती, ये मानसिक गुलाम बनाती है। और नौकरी की कतार में लगे रहो, नौकरी बनते रहो, नौकर बन करके आदमी हटता घूमता है। हमको अपने स्वत्व की ओर आना होगा, अपनी तरफ लौटना होगा और लौट करके स्वरोजगार का तलाश करना होगा। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। कुछ बातें कहने में अच्छी लगती हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं, जिसमें बाल श्रमिक आता है कि सब बच्चों से काम न कराइए। ये क्योंकि कल्पना कर सकती हैं, आज के विज्ञान ने ये साबित किया कि गर्भावस्था के पहले दिन से लेकर के 5 वर्ष की आयु तक बच्चे का विकास हो चुका होता है। उस वक्त आप उसको सब काम से रोक दें और एक खास तौर से बस्ता पकड़ा करके पढ़ो तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं उसको ट्रेनिंग दी जाना चाहिए, उसकी कला की, उसके कौशल का विकास की। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को, जैसे आप हम चारों लोग यहाँ पर बैठे, इन चारों लोगों की कुछ ना कुछ विशेषता होगी। वो विशेषता क्या है? वो विशेषता बालपन में झलकती है। जब बालपन में झलकती है तो माँ बाप को उसके अनुरूप उसकी कुशलता का, उसकी दक्षता का, उसके शिल्प का विकास करना चाहिए, तब वो एक बड़ा अच्छा और इंसान बनता है। जिन लोगों ने भी इतिहास बनाए वो सब वो लोग हैं जिन्होंने बालपन से परिश्रम किया है, चाहे पढ़ने का परिश्रम किया हो या बाजार में कपड़ा बेचने का परिश्रम किया हो या कहीं किया हो। तो कुल मिलाकर के बच्चे के कौशल विकास, उसकी दक्षता का, उसकी प्रज्ञा का, उसकी प्रतिभा के विकास की तरफ परिवार को सोचना पड़ेगा। ये काम सरकार से नहीं होगा, ये काम समाज को सोचने से होगा। जी ठीक है जी। और आपने सुना होगा रमेश जी के विचारों को, सहमति रखते हैं इनसे, इनके इन विचारों से आप? ये जो बात कर रहे हैं रमेश जी, मैं माफी चाहूंगा पर ये 1857 की बात कर रहे हैं। समय बदल गया है, स्किल बदल गई है, लोग पढ़ लिख के, सवाल ये है कि लोग सरकार पे डिपेंडेंट आज भी नहीं है। आप समझिए बात को। पर ये गवर्नमेंट जो प्रोपोगंडा कर रही है कि हम ये मदद कर रहे हैं, हम ये मदद कर रहे हैं, हम ये पद खोल रहे हैं, अभी 40,000 पद खोले गवर्नमेंट ने, तो उम्मीद उससे बनती है। हर आदमी कोई भूखा नहीं मर रहा है, हर आदमी अपने अपने स्किल से अपना कमा के अपना घर चला रहा है। पर अगर आप उम्मीद करेंगे कि MBA लड़का अगर ऑफिस में जॉब करके कंप्यूटर ऑपरेटर करके अगर वो 10,000 कमाएगा, वो स्किल डेवलपमेंट, वो लेवल सरकार ने क्या डेवलप किया है? इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों का आपने यहाँ पे लाए हैं, तो आपने छोटी इंडस्ट्रियों का क्यों नहीं किया कुछ? आपने उनको सुविधाएं मुहैया क्यों नहीं कराई? ये प्रश्न तो हमारा भी है
कि आपने अभी 800 करोड़, 900 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़, और धरातल पे क्या? अगर ये आप इसमें से 5% भी धरातल पे होते तो आज हमारे जितने एमबीए हैं, जितने कंप्यूटर इंजीनियर हैं, वो कहीं ना कहीं उसकी स्किल को बताने का मौका मिलता। पढ़ा लिखा इसलिए जाता है कि समझदारी आती है, मैच्योरिटी आती है और अपनी स्किल को डेवलप किया जाता है। अगर घर के ही रोजगार करना है तो हर आदमी कर लेता है। मैं भी मेरे पिताजी की सीट पे बैठ जाऊंगा, आने वाला भी पिताजी की सीट पे बैठ जाएगा, तो ये तो इसी चलेगा। तो रमेश शर्मा जी से मैं माफी चाहूंगा कि ये जो बात कर रहे हैं ये 1857 के दौर की बात है। आज एमबीए, डॉक्टर्स, इंजीनियर हर स्किल पे निकल रहे हैं और लोग अपना घर भी सर्वाइव कर रहे हैं। पर सरकार के द्वारा जो शब्दभाग दिखाया जाता है, जो घोषणाएं की जाती है, वो जनता को, नई पीढ़ी को और पढ़े लिखे लड़कों को भटकाने के लिए ये नौटंकी की जा रही है। ये हमारा विरोध है। जवाब ले लेते हैं इसका। गुलरेज जी, आपसे जवाब चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अगर इतनी मेहनत की जा रही है लोगों के द्वारा, अब इतना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट के नाम पर, तो इसका असर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? और आगे क्या कुछ पूरी प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी की? जैसे जो सवाल उठे हैं, लॉजिस्टिक्स को लेकर सवाल उठे हैं कि इस दिशा में काम होनी चाहिए, अग्रीमेंट अगर होता है तो उसका असर भी दिखना चाहिए, इस सब पर आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट है। डेफिनेटली एग्रीमेंट होता है और उस पर फॉलो अप करके बहुत सारी चीजों को फ्रीज किया जाता है। और देखिए, इसका मतलब कहीं कोई एग्रीमेंट या एमओयू अगर फ्रीज नहीं हो पाया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे इन्वेस्टर को नहीं बुलाओगे, आगे फर्टाइल ग्राउंड तैयार नहीं करोगे, आगे और निवेश के ऊपर फुल स्टॉप लगा दोगे। नहीं लगाना चाहिए। यही कर करके कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को एक बंटाधार और बीमारू राज्य बना दिया था। आप ये देखिए कि अगर हम ये सब नहीं करते तो आज भी एक टेक्स्ट बुक केस रहता मध्य प्रदेश। चाहे आप हो मुस्कान, आप हमसे थोड़ी जूनियर हो, और आनंद जी मुझसे थोड़ा उम्र में सीनियर हैं। हम तीनों जनरेशंस ने ये पढ़ा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार ये बीमारू राज्य में थे। आप हम बीमारू राज्य में क्यों नहीं आते? ये सारे राज्य बीमारू राज्य के तमगे से तभी निकलना शुरू हुए ना जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनना शुरू हुई। उससे पहले तो कांग्रेस ने 50 साल के शासन में इनको बीमारू राज्य की अवस्था में रखा था। तो इसके लिए निवेश भी जरूरी है, औद्योगिकरण भी जरूरी है, और हमारी शिक्षा प्रणाली को भी उच्च स्तर तक ले जाना जरूरी है। लोगों को स्किल डेवलप करना वो भी आवश्यक है। और ये सब कुछ कर रही है हमारी सरकार, और इसी विजन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और मध्य प्रदेश को लेकर तो हमारा बड़ा क्लियर कट विजन है, क्योंकि हम देश के सेंटर में आते हैं। चाहे नॉर्थ से साउथ जाना हो या ईस्ट से वेस्ट जाना हो, चाहे गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो, इन सब को मध्य प्रदेश से ही गुजरना है। तो मध्य प्रदेश को हम सर्विस सेक्टर में बहुत उम्दा प्रदेश बनाने के काम कर रहे हैं और इस टनल विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि बीजेपी कह रही है कि हर तरह से काम किए जा रहे हैं, औद्योगिकीकरण किया जा रहा है, स्किल्स को बढ़ाने की दिशा में भी काम किए जा रहे हैं, शिक्षा के बढ़ोतरी के लिए भी यहाँ पर काम किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में निवेश बदले और मध्य प्रदेश की तस्वीर और भी सुंदर हो, इसी दिशा में सारे प्रयास किए जा रहे हैं। आप तीनों हमारे साथ जुड़े डिबेट में, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो निवेश बदलेगा परिवेश में आज के लिए इतना ही। तस्वीर बदलने में क्या ये निवेश कामयाब होता है, ये आगे देखने वाली बात होगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो कितने सफल होते हैं, या फिर कांग्रेस के आरोप हैं वो आगे क्या रूप लेते हैं, ये सभी कुछ देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।